नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। इजराइल फिलिस्तीन के बीच फिर से जंग छिड़ गई है। गाजा पट्टी में हमास के बंदूकधारी लड़ाकों ने इजराइल में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमास ने अपने इस ऑपरेशन को अल अक्सा कहा, जिसके बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह घोषणा करते हुए कहा कि उनका देश अपने दुश्मन से अभूतपूर्व कीमत वसूलेगा। हम युद्ध में हैं और हम इसे जीतेंगे। इजराइल ने फिलिस्तीन को सबक सिखाने के लिए अपने फाइटर जेट युद्ध के मैदान में उतार दिए हैं। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन शुरू किया है। इजरायली वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमान गाजा पट्टी में कई जगह पर आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। इन इलाकों को बमों से पाट दिया गया। दोनों ओर से हमले लगातार हो रहे हैं। इजरायली वायुसेना के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने पूरे गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन हमास के 17 सैन्य परिसरों और 4 हेडक्वार्टर पर हमला किया है। इजराइल ने गाजा की सबसे ऊंची बिल्डिंग फिलिस्तीन टावर पर हमला कर उसको ध्वस्त कर दिया है। इस जंग में अब तक इजराइल की ओर से 300 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है और करीब 1590 लोग घायल हैं। वहीं गाजा की ओर से 232 लोगों की मृत्यु और 1790 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक हमास ने करीब 164 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया है। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि जो रॉकेट इजराइल पर दागे गए हैं वो ईरान से मिले थे। इजराइल पर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की ओर से किए गए रॉकेट हमले की दुनिया भर में निंदा की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम निर्दोष पीड़ितों के साथ हैं। उन्होंने इसे आतंकी हमला करार दिया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ित और उन परिवारों के साथ हैं। हम उस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हुए हैं। इजराइल में इस वक्त करीब 18,000 भारतीय रह रहे हैं। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन में रह रहे अपने नागरिकों से सतर्क रहने के लिए कहा है और किसी भी आपात स्थिति में भारतीय दूतावास से संपर्क करने के लिए कहा गया है। इजराइल ने इस मुश्किल घड़ी में हमास के खिलाफ इजराइल को समर्थन देने के लिए भारत का धन्यवाद कहा है। वहीं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसने इस जंग में हमास का समर्थन किया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों तरफ से सिर्फ धमाकों की आवाज हो रही है। चारों तरफ अगर यहां कुछ आवाज आ रही है तो चीख और पुकार की। हमास और इजराइल के बीच शनिवार को शुरू हुई जंग दूसरे दिन भी जारी है। इजराइल ने कहा है कि रविवार को जंग में उसके 26 सैनिक मारे गए हैं। दूसरी तरफ रविवार सुबह लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर अटैक किया है। जवाब में इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। हमास ने 7 अक्टूबर यानी कि कल 5000 रॉकेट से इजराइल पर हमला किया था। जंग के दूसरे दिन गाजा बॉर्डर पर तैनात इजरायली डिफेंस फोर्स के कमांडर नेहल ब्रिगेड समेत 300 लोगों की मृत्यु हो गई। 256 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं। इजराइल में इस दौरान 1864 और फिलिस्तीन में 1700 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इधर इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक पर्सन जॉनथन ने एक वीडियो भी जारी किया और आरोप लगाया कि हमास ने महिलाओं और बच्चों समेत करीब 200 इजरायली लोगों को बंधक बना लिया है। इन्हें गाजा की तरफ ले जाया गया है। उन्होंने आशंका जताई कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि हमास ने हो सकता है कि कई महिलाओं और बच्चों को मार भी दिया हो। इस बारे में हमें
कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है और उसकी ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे पहले कल हमास के लड़ाकों ने इजरायली महिला की हत्या की और उसके बाद उसके शव को निर्वस्त्र करके गाड़ी में रखा और सड़कों पर घुमाया। हमास ने इजराइल के एक सैनिक को बंधक बनाया। इसके बाद वो उसे खींचते हुए गाजा पट्टी की तरफ ले जाते हुए नजर आए। हमास के लड़ाकों ने कई इजरायली महिलाओं को भी बंधक बनाया हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में वो उसे गाजा की तरफ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान जर्मनी और फ्रांस ने यहूदी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इजराइल में मेघालय के 27 ईसाई तीर्थ यात्री और नेपाल के 7 लोग फंसे हुए हैं। सऊदी अरब ने इजराइल और फिलिस्तीन से हमले को रोकने की अपील की है। तो इजराइल का ऐलाने जंग और इसी को लेकर हम करेंगे आज चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी जो कि जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जितेंद्र ओझा जी, हमास के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला किया है। इजराइल ने लेबनान पर जवाबी कार्रवाई करके दूसरा फ्रंट खोल दिया है। सर, ईरान की ओर से भी हमास के हमले का समर्थन हो रहा है। अब पूरी स्थिति एक लंबे संघर्ष की ओर जा रही है। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी तक जो है इजराइल ने उस क्षेत्र में एक ऐसा इंप्रेशन बना रखा था कि वो इनविंसिबल, लेकिन पिछले कुछ महीनों से देखें, कुछ सालों से देखें तो ईरान जो है दोनों हमास और हिजबुल्लाह दोनों में दोस्ती कर रहा था। साथ में पैलेस्टीनियन इस्लामी जिहाद फ्रंट है तो उसके साथ भी वो कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो ये देखिए कि हिजबुल्लाह जो है एक मिलिशिया है, बहुत मजबूत था। किसी जमाने में किसी समय उससे कहा जाता था कि 1 लाख फायर आर्म्स उसके आसपास उसके पास है। तो इन तीनों का जो किंगपिन है वो ईरान है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो कल जैसे ये हुआ कि मैं आपके चैनल पे बात कर रहा था, किसी और चैनल पे बात कर रहा था, तब भी मैंने कहा कि इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमास अपने आप झगड़ा करने सकता है और जो कुछ भी हुआ है बहुत सुनियोजित हुआ है। और इजराइल में पहली दफे देखा गया कि उसकी नेशनल कोहेजन को जो है, वहाँ की पॉलिटिकल कंसिडरेशन को फ्रैक्चर किया जा रहा था। अलक्सा में जो कुछ हो रहा था वो भी जो है प्रोवोकेशन सो कॉल्ड टेररिस्ट को बहुत अधिक मिला। ये पूरी तरीके से एक सुनियोजित घटना है, ऐसी बात नहीं है। आतंकवाद है, देखिए कि सिविलियन पर अटैक किया गया और तो बच्चों को नहीं छोड़ा गया। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट अटैक है, जिस ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट अटैक में ईरान का हाथ बिल्कुल साफ है। जब ईरान हथियार सप्लाई कर रहा था तो ये भी कहा जा रहा था कि तुर्की जो है, खासकर एर्दोगान, वो भी जो है इन लोगों से कोऑर्डिनेट किए हुए। तो ये लड़ाई जो हुई है तो इसमें कल भी मैंने कहा कि देखिए ईरान तो इन्वॉल्व है ही, साथ में तुर्की का भी रोल है। और ईरान और तुर्की जब इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये बड़े कोऑर्डिनेट तरीके से किया गया है। ये ईरान के अभी तक जो इजराइल की स्ट्रेटजी रही है कि साइकोलॉजिकली लोगों को इंटिमिडेट करके रखे रहता था, क्योंकि इतना बुरी तरीके से वो घिरा हुआ है कि जरा सी उसकी पलक झपकी तो उसकी पूरी सुरक्षा खतरे में आ सकती थी। तो पूरी तरीके से वो साइकोलॉजिकल डोमिनेशन, मिलिट्री डोमिनेशन के साथ साथ वो फॉलो कर रहा था। लेकिन ये पहली बार दिखाया गया कि कैसे उसके सुरक्षा में उसका सुरक्षा कवच अभेद्य नहीं है, और उसके सुरक्षा कवच को भेदा गया और तीनों तरीके से जो है वो लोग अटैक करने के लिए आए। देखिए, इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि ऑल आउट एक दफे वॉर के लिए जाने के लिए। हालात थोड़े से बदले हुए हैं। बदले हुए हालात में यही है कि 1970 की जब लड़ाई हुई तब अमेरिका सुप्रीम पावर था, सुपर पावर नहीं, सबसे बड़ा पावर था। और हेनरी किसिंजर नेगोशिएट कर रहे थे सारी चीजें, और वो कहना चाहते थे कि जो कुछ भी फैसला होगा अमेरिकी हथियारों से ही होगा। इस क्षेत्र का फैसला वहां पे रशियन या सोवियत हथियार कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो है चीन एक बहुत बड़ा पावर बन के आया है, और मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ कहीं न कहीं चीन की कंकरेंस जरूर रही होगी। ये खतरा बहुत बड़ा हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ होगा, लेकिन बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि इजराइल अगर अटैक करता है
तो होगा क्या कि सिविलियन कैजुअलिटीज मुसलमानों की उसको रोकी नहीं जा सकती जी। है। अगर वो सिविलियन कैजुअलिटीज होती हैं तो जो अब्राहमिक अकॉर्ड के जरिए उन्होंने कुछ देशों को सॉफ्ट करने की कोशिश की है, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, यूएई और बहरीन और तो लोग हैं ही, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया सॉफ्ट करने की कोशिश की जैसे सारी चीजें खत्म हो सकती हैं और फिर इजराइल जो है कई देशों से घिर सकता है। और इस बार खतरा इसलिए अधिक होगा कि हाल के कुछ सालों में आप देखिए कि जिस तरीके से ईरान ने तमाम सैंक्शन के बावजूद अपना रॉकेट प्रोग्राम या स्पेस प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम डेवलप किया, जिसके बारे में बहुत ज्यादा दुनिया को जानकारी नहीं है, और ये तमाम जगह से अगर अटैक आते हैं तो इजराइल के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं, मैं यही कहूंगा। लेकिन साथ में ये भी है कि अगर वो इजराइल लड़ाई जीतता है तो कॉस्ट बहुत अधिक होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल डेंट लग चुका है। पहली बार हम लोग देखते हैं कि इजराइल के इतने सारे सिविलियन, उनके नागरिक इस तरीके से वल्नरेबल हैं, और इसके ये इजराइल के लिए किसी भी कीमत पे टॉलरेबल नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और एक मुश्किल घड़ी है ये, और जैसे कि आपने पहले ही कहा कि ये एक सुनियोजित हमला है। डॉक्टर ब्रह्मदीप, इजराइल ने इस मुश्किल घड़ी में हमास के खिलाफ इजराइल को समर्थन देने के लिए भारत का धन्यवाद कहा है, लेकिन इधर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने इस जंग में भी सर हमास का समर्थन किया है। इस्लामी देश इस धर्म युद्ध की तरह देख रहे हैं। देखिए, दुनिया जो है वो सांस्कृतिक टकराव की कगार पर तो है, और आप आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में जिस प्रकार से देखिए कि तुर्की ने अजरबैजान को इस्लामिक शासन व्यवस्था के आधार पर समर्थन दिया, और नागोर्नो काराबाग की जो पूरी की पूरी जमीन है वो अजरबैजान ने छीन ली। अब आप यदि फिलिस्तीन की बातें करते हो तो दुनिया में जो सांस्कृतिक टकराव आ रहा है वो विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा है, और खासकर इस्लामिक देश जो उनका रुख है, जिस प्रकार का रुख एक के बाद एक सामने आ रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्योंकि दुनिया में अभी तक विचारधाराओं के आधार पर तो शीत युद्ध चलते थे या दुनिया में लड़ाई होती थी, लेकिन धर्म के आधार पर आधुनिक दुनिया में देखा नहीं गया है। लेकिन हमको इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है उसको एक अलग तरीके से देखने की जरूरत थी। देखिए, खाड़ी के जो देश है उनमें एकता नहीं है, और ईरान जो है वो फिलिस्तीन का खुल के साथ, हमास का खुल के साथ तो दे रहा है, लेकिन वहीं पर जो सऊदी अरब है वो ईरान को लेकर कहीं न कहीं अंदेशे में होता है, क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार तो नहीं है, और सुन्नी का जो विवाद है वो खाड़ी देशों को प्रभावित करता है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि इजराइल के विरोध में सारे के सारे खाड़ी के देश सामने आ ही जाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब जिस प्रकार से सऊदी अरब का जो रुख रहा है पर्यटन को लेकर, वो अब इजराइल जैसे देशों से दोस्ती को गांठना चाहता है। वही दूसरी बात यह भी है कि जिस प्रकार से हमास के हमलों के बाद यूरोपियन यूनियन, आप चाहे ब्रिटेन को ले लें, आप अमेरिका को ले लें, मतलब जो दुनिया के खासकर जो विकसित देश हैं, उन्होंने खुलकर हमास की निंदा की है और इजराइल को कहा है कि उसको जवाबी हमले का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि आप यदि पश्चिम के खिलाफ सारे इस्लामिक देश नहीं जा सकते, तो ये जो हमास है ये बार बार हमले करता है। इसका नतीजा ये होता है कि फिलिस्तीन की जो जमीन है, आप जब जब इजराइल को उकसाते हैं तो नतीजा ये होता है कि इजराइल हमले कर करके फिलिस्तीन की जमीन को छीन लेता है। तो अब एक बार फिर जो हमास ने दुस्साहस किया है, तो इसका नतीजा ये हो सकता है आने वाले समय में कि वेस्ट बैंक का जो इलाका है, वेस्ट बैंक के इलाके से ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में विश्वास करते हैं। लेकिन जो गजा पट्टी वाले इलाके, वहाँ पर जो हमास जिस प्रकार से प्रभावी है, तो जो इजराइल है उसके हमले गजा में होंगे। और हाँ, इसका एक नुकसान ये जरूर हो सकता है कि हमास जो है वो हमले करा के जो भीड़ वाली जगह पर छुपता है, इसी कारण फिलिस्तीन के लोग मारे जा सकते हैं। तो फिलिस्तीन में इजराइल का विरोध तो बढ़ सकता है, लेकिन क्या विश्व युद्ध की कगार पर चला जाए इसकी संभावना कम इसलिए भी है क्योंकि इजराइल जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है, और पश्चिमी देश जो है वो इजराइल के साथ खड़े हैं। जी, पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े हैं, और इस विषय पर कई और चीजें हैं सर जो आप दोनों से हम समझना चाहेंगे। तो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है, बच्चों को बंधक बनाया जा रहा है, सैनिकों को अगवा किया जा रहा है, और लोगों की मृत्यु का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। इजराइल में हालात बहुत ज्यादा डरावने होते जा रहे हैं, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र ओझा जी,
इस समय इजराइल और हमास के बीच 1973 वाली स्थिति ताजा हो गई है, जिसका जिक्र आपने शुरू में ही किया था। वो घटना नेतन्याहू के उभार का कारक मानी जाती है। आज जब वैसी ही स्थिति है तो नेतन्याहू सरकार में है। हालांकि तब से अब तक इजराइल के प्रति मुस्लिम देशों का दुराग्रह बदला है, कईयों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बने हैं। अब फिर से हमास के हमले के बाद इजराइल के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। हमास की कोई लोग हमास जो है एक बड़ा प्रेसिव फोर्स है, भले ही वो चाइना का प्रॉक्सी है, वो हमेशा सिविलियन को शील्ड बना के उसको अटैक कर रहा है। इस अटैक के पीछे भी हमास की प्लानिंग है, हमास से अकेले हो नहीं सकता है। जो लोग भी हमास के साथ उनकी प्लानिंग ही यही है कि इजराइल जो है रिटेलिएट करे। और मैं ब्रह्मदीप जी के इससे जो भी बातें हैं मैं उसे एकेडमिक बातें समझता हूँ, इसे उससे मैं आगे जाना चाहूंगा। ये सांस्कृतिक टकराव वगैरह ये बहुत सारी बातें हैं। इसमें देखिए कि हमास अकेले अटैक नहीं करते, इसके पीछे लोग और जो फॉल्ट लाइन जो वेस्ट एशिया में आ रही है, उस फॉल्ट लाइन में टर्की जो है अपने आप को, खासकर एर्दोगान अपने आप को खलीफा बनाना चाहते हैं। तो सऊदी अरेबिया जो है बड़े रेडिकल फंडामेंटलिस्ट पास से वो लिबरलिज्म की तरफ जा रहा है। और एर्दोगान जो है काफी कमाल अतातुर्क के एक बड़े लिबरल पॉलिसी से लेके कमालिस्ट अभी भी है वहां से, वो जो है रेडिकलिज्म की तरफ जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया को टोटली इररिलेवेंट कर। तो इस गेम में भले ही फ्रंट ईरान हो, लेकिन ईरान के पीछे तुर्की खड़ा है। और तुर्की मैं क्यों कहता हूँ कि ठीक है, बहुत बड़ी ताकत है इजराइल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इस लड़ाई में मेरी असेसमेंट कल भी मैंने कई प्लेटफॉर्म पे कहा कि लड़ाई में ये प्रॉक्सी, सब प्रॉक्सी, सुपर सब प्रॉक्सी ये इस्तेमाल हो रहे हैं। हमास की अपनी काबिलियत नहीं है, वो हिम्मत नहीं कर सकता है इजराइल को अपने आप अटैक करने के लिए जब तक उसे बहुत जोरों से कहीं से आश्वासन नहीं। संभव है कि ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप में इजराइल की काफी एनर्जी खर्च कर दी जाए और एनर्जी खर्च करने के बाद दूसरा कुछ और हो। देखिए हम लोग सिक्योरिटी देखते हैं तो हम लोग देखते हैं, रियलिस्टिकली देखते हैं, असेस करते हैं, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन कुछ वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या है उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करता है। हम लोग इसे कहते हैं हाई इंपैक्ट लो प्रोबेबिलिटी। लो प्रोबेबिलिटी नहीं है, मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है कि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट बहुत अधिक बढ़ जाए। और इसका पूरा मकसद ही है कि टर्की का, आप देखिए टर्की के पीछे चाइना का, मैं कहता हूं कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया को जो है आइसोलेट किया जाए। अगर सऊदी अरेबिया आइसोलेट हो जाता है तो टर्की की डोमिनेंस बढ़ेगी। और ये गेम प्लान इतना आसान नहीं है। जब मैंने कहा योम किपुर की लड़ाई के समय में हेनरी किसिंजर जब थे तो इजराइल जब हथियार नहीं मांग रहा था तब भी हेनरी किसिंजर ने हथियार दिए। तो पूछा गया उनसे बाद में कि आपने क्यों हथियार दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं ये साबित करना चाहता था कि इस क्षेत्र में कोई भी घटना होती है तो उसका सोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सकता है अमेरिकी हथियारों से। आज देखिए कि चाइना ने किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन किया है। मैंने ईरान की भी बात की कि किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हुआ है। तो देखिए अगर ये तो इजराइल को जीतना हम लोग सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ता है तो इजराइल जो है गाजा पट्टी को वो खत्म कर देगा। हमास को बहुत ये होगा, कारपेट बॉम्बिंग होगी, दूसरे लोगों को भी नुकसान होगा, लेकिन इस वॉर के कॉस्ट बहुत अधिक होंगे। इस वॉर के कॉस्ट आसान नहीं होंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। और ये वॉर सिर्फ उतना आसान सिंप्लिसिटी वाली बिल्कुल बात नहीं है। वहां पे अरब वर्ल्ड में मेरी कल बात हो रही थी, जो लोग न्यूट्रल किस्म के थे वो कहते हैं कि ये सिचुएशन आता है तो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी प्रेशर आएगा, क्योंकि ये तमाम ऑटोक्रेटिक देश वो नहीं चाहेंगे कि उनके एरिया में इंस्टेबिलिटी हो। अगर ये मास सेंटिमेंट बढ़ता है मुस्लिम वर्सेस इजराइल, और ये बढ़ना ही बढ़ना है, अगर बहुत ज्यादा कोलैटरल डैमेजेस होता है तो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी प्रेशर आएगा। तो ये सिचुएशन जो है भले ही वो एक साथ मिलकर अटैक नहीं करे, लेकिन ये सिचुएशन चिंताजनक होगी। और चिंताजनक इसलिए होगी कि पीछे टर्की तो है ही है, टर्की भी मिलिटरी एक मजबूत देश है, उसके साथ कहीं न कहीं चाइना का कॉन्फ्रेंस होगा। तो इजराइल सामने है, लेकिन एक इनडायरेक्ट अटैक पश्चिम के देशों पर भी है। बिल्कुल, सिचुएशन तो वैसे अभी भी अगर देखा जाए तो बेहद चिंताजनक बनी हुई है डॉक्टर ब्रह्मदीप जी। लेकिन इस तरह के हमले से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियां नेतन्याहू के नेतृत्व के लिए एकता और समर्थन तैयार करेंगी। इजराइल में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना स्थानीय राजनीति में सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, दरअसल दुनिया में जो दक्षिणपंथी राजनीति का उभार हुआ है उसका सबसे प्रमुख कारण जो है वो इस्लामिक कट्टरपंथी तत्व जो है उनका उभार और उनको मिलता हुआ समर्थन है। आप दुनिया भर में देख लीजिए, चाहे आप अमेरिका में देख लीजिए, आप ब्रिटेन में देख लीजिए, आप भारत में देख लीजिए। मतलब आज जिस प्रकार से इस्लामिक देश जो है वो कट्टरपंथियों के साथ जिस प्रकार से बार बार उभर कर आते हैं, उनको सामरिक समर्थन देते हैं, उनको राजनीतिक समर्थन देते हैं, कूटनीतिक समर्थन देते हैं,
और उनको सांस्कृतिक समर्थन भी देते हैं, ये बहुत बड़ा खतरा। और यही कारण है कि जो दक्षिणपंथी राजनीति है वो इजराइल में भी उभर कर आ गई है जी। लेकिन वहीं पर इस समूचे मामले में एक बात बड़ी दिलचस्प है कि जब इजराइल का मसला आता है तो इजराइल के मसले को लेकर देखिए, इजराइल को लेकर अमेरिकन जो कूटनीति है वो तो काम करती ही है, लेकिन यहूदियों का जो प्रभाव है उससे रूस भी अछूता नहीं है। मतलब आप यहूदी सुरक्षा को दरकिनार करके रूस जो है वो इस्लामिक देशों के साथ खड़ा हो जाएगा, वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है, वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन वो इजराइल के खिलाफ सीधे खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि अंततः जो यहूदी है उनके रूस से भी गहरे संबंध है। तो अभी आने वाले समय में ये हो सकता है इस समूचे मामले में कि एक तो सबसे पहले ये होगा कि रूस जो इजराइल है और ईरान है उनके बीच एक नए तरीके की प्रतिद्वंदिता देखने को आपको मिल सकती है और वो मिलेगी, क्योंकि मोसाद के निशाने पर जो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, एक नए तरीके की जो प्रतिद्वंदिता है वो देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इजराइल को लेकर इस अहम चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।